हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 3 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 3 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अच्छा, आप लोगों के लिए जो मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर कवर करा रही हूँ, एक टॉपिक तो पहले ही मैंने कवर करा दिया था जुलाई के महीने में। 100 महत्वपूर्ण नियुक्तियां मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है ट्रेंडिंग टॉपिक करके, आप लोग देख लेंगे। एक वीडियो तो ये हो गया, दूसरा कल मैंने अपलोड किया है इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रैंकिंग को लेकर के, क्योंकि काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी आप लोगों की इस टॉपिक को लेकर के भी। तो ये दोनों कवर करा दिए हैं। आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा यदि इन सभी टॉपिक्स पर, तो जल्द ही आपको इसका थर्ड पार्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं कि 2 अगस्त को हम लोगों ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बांग्लादेश में भारत के अगले जो हाई कमीशन है प्रणय कुमार वर्मा बने हैं। आईसीआर के महानिदेशक हिमांशु पाठक, पीआईबी के महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश और दिल्ली पुलिस आयुक्त ये नए बन गए संजय अरोड़ा। अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं बर्मिंघम इंग्लैंड में, इसमें भारत को पहला गोल्ड दिला दिया है मीराबाई चानू ने। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के द्वारा महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की गई है। यूएई में एशिया कप 2022 का आयोजन होना है और केरल ये सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। 11वीं कृषि जनगणना की शुरुआत हुई है। शुरुआत की गई है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। और अल नजा ये ओमान और भारत के बीच अभी एक्सरसाइज जो कि अभी हाल ही में शुरू हुई है। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य ने 61 डेज के सबसे लंबे सदन सत्र के साथ ही 2021 में फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया? यानी कि सबसे लंबा जो सदन का सत्र रहा है ये फिर से रहा है केरल का। केरल में 61 यानी कि 61 दिनों के साथ ही देश के सबसे लंबे सदन सत्र का इसने रिकॉर्ड दर्ज कराया है। ठीक है, लेजिस्लेटिव रिसर्च थिंक टैंक के द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि 61 डेज तक जो कार्य है कहाँ चल रहा था, केरल की विधानसभा में। दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर इसमें तमिलनाडु और चौथे स्थान पर ओडिशा रहा, जहां जो कि 43 दिनों तक ये जो सेशन था ये एक्टिव रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा 61 डेज के साथ एक्टिव रहा था केरल। केरल की यदि मैं बात करूं तो इसकी राजधानी हो जाएगी तिरुअनंतपुरम, मुख्यमंत्री हो जाएंगे पिनरई विजयन, राज्यपाल हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि सरकारी ई टैक्सी की सर्विस प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य ये केरल ही बना है। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ केरल से रिलेटेड। एक तो एराविकुलम नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क का अलग से वीडियो यानी कि कंटेंट मैं प्रिपेयर कर ही रही हूँ, जल्दी प्रोवाइड करा दूंगी। पंपादम नेशनल पार्क एक और इम्पोर्टेंट याद रखेंगे। पेरियार नेशनल पार्क एक और याद रखेंगे। अन्नामुडी नेशनल पार्क, ये तो होगा इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क। पूछा जाए शांत घाटी कहाँ है यानी कि साइलेंट वैली कहाँ है, तो ये केरल में हो जाएगी। कथकली यहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, और फिर फ्री में इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य ये केरल ही हो जाएगा। केरल में आप लोगों ने अभी हाल ही के दिनों में मैंने क्या बताया आप लोगों को कि मलयालम सिनेमा का जनक ये माना जाता है जेसी डेनियल को। और जेसी डेनियल अवार्ड जो कि केरल का फिल्म जगत का सर्वोच्च अवार्ड है, अभी हाल ही में किसे मिला है? केपी कुमारन को मिला है। तो एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रखेंगे। गुजरात ये किस इंडेक्स में तैयार टॉप पर है? एक तो ये निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप पर रहा है। भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना है ये, महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए। नीति आयोग के द्वारा रिलीज किए गए जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है यानी कि सुशासन सूचकांक, इसमें भी टॉप पर रहा है गुजरात। केरल की यदि मैं बात करूं तो नीति आयोग ने जो चौथा हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया है इसमें केरला टॉप पर हो जाएगा। तेलंगाना ये किस मामले में टॉप पर है? तो ये प्रति व्यक्ति आय के मामले में, प्रति व्यक्ति शुद्ध आय, इस मामले में तेलंगाना टॉप पर रहा है। और नीति आयोग के द्वारा रिसेंटली ही इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा संस्करण रिलीज किया गया, यानी कि नवाचार के मामले में तीनों बार ही टॉप पर रहा है कर्नाटका। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में भी कर्नाटका टॉप पर रहा है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जो एम वेंकैया नायडू है, इन्होंने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज
प्रदान किया। तो राष्ट्रपति ध्वज ये भी हाल ही में तमिलनाडु की पुलिस को प्रदान किया गया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। तो ये जो राष्ट्रपति ध्वज है, ये राज्य या यूटीज के जो सैन्य है या अर्धसैनिक बल या पुलिस बल, इन्हें दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और यह अवार्ड अभी तमिलनाडु को मिला है। यह अवार्ड पाने वाला या ये सम्मान पाने वाला ये दक्षिण भारत का पहला पुलिस बल हो जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, जहां अभी हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड इसकी शुरुआत की गई है। तमिलनाडु से भी रिलेटेड आज मैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बता देती हूँ, जैसे कि मुदुमलई, मुकुर्ती, गल्फ ऑफ मन्नार, मरीन नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। सरकारी स्कूलों में फ्री में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना है। आवारा जानवरों के लिए पशु एम्बुलेंस की शुरुआत करने वाला पहला राज्य ये भी तमिलनाडु हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, इन्हें स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इन्हें पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और उत्तर प्रदेश को भी हाल ही में जल संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड है जो कि ये मिल चुका है। अगला प्रश्न खबरों में रहा चाबहार पोर्ट ये किस देश में स्थित है? ऐसे प्रश्न डेफिनेटली एग्जाम का पार्ट बनते हैं। तो चाबहार पोर्ट चर्चे में था, जो कि ईरान में स्थित एक पोर्ट है, क्योंकि इसी के निर्माण को लेकर के भारत और ईरान के बीच में समझौता भी रहा। अभी चर्चे में इसलिए आया क्योंकि अभी लास्ट जुलाई यानी कि 31 जुलाई को ही जो हमारे जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और शिपिंग मंत्री श्रीपद नायक, इनके द्वारा मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन का जो आयोजन है ये किया गया था। चाबहार पोर्ट एग्जैक्ट यदि आप देखोगे ना, ये मुंबई का पोर्ट है, मान लीजिए क्या है ही। तो यहाँ से भारत से सीमा साझा करता हुआ पाकिस्तान है, आपको मालूम ही है, रेड क्लिफ लाइन है जो कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। पाकिस्तान का एक पोर्ट यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, ग्वादर पोर्ट, और इसी ग्वादर पोर्ट से 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ईरान का ये चाबहार पोर्ट, जिसके डेवलपमेंट को लेकर के भारत, ईरान और अभी उज्बेकिस्तान भी बीच में शामिल हो गया था। इसके कारण ये चर्चे में आया था। तो भारत इस पहल में यदि शामिल होता है तो इसी चाबहार पोर्ट के माध्यम से भारत की जो कनेक्टिविटी है, आप इस मैप को नोट करें यदि, ये अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों से ये बेहतर हो सकेगी। इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है भारत और ईरान के बीच का, क्योंकि इसी रूट से 2017 में भारत ने पहली बार अफगानिस्तान को गेहूं की खेप है जो ये भेजी थी। ठीक है, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट मैंने बता दिया है। ग्वादर पोर्ट किससे कनेक्ट होने जा रहा है, इसे मैं इरेज करके थोड़ा सा समझाती हूँ आप लोगों को। जैसे कि रेड क्लिफ रेखा तो आप लोगों ने देख ही ली है। पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है ये चाइना के काशगर प्रांत से कनेक्ट होगा। चाइना का जो सामान है ये भारत के काराकोरम दर्रे होते हुए आसानी से ग्वादर पोर्ट तक पहुंचेगा। इसे ही नाम दिया गया था सी पैक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, ये जो घूम के आना पड़ता था चाइना को, ये नहीं, बल्कि अब डायरेक्ट इसकी कनेक्टिविटी इन कंट्रीज के साथ बन रही है। और बांग्लादेश की लोकेशन कुछ यहाँ है, और यहीं पास एक पोर्ट मैंने आप लोगों को याद कराया था, चट्टोग्राम पोर्ट। याद आया कुछ? ये इसलिए चर्चे में था क्योंकि इसी चट्टोग्राम पोर्ट के इस्तेमाल को लेकर के अभी हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को मंजूरी दे दी थी। यहाँ आप श्रीलंका देख रहे हैं, श्रीलंका में कुछ यहाँ स्थित है, क्योंकि ऑप्शन में मैंने रखा है ना श्रीलंका। बांग्लादेश का चट्टोग्राम पोर्ट, ईरान का चाबहार पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, और श्रीलंका का रिलेट करोगे तो हम्बनटोटा पोर्ट। क्योंकि देखिए पोर्ट का क्वेश्चन मैंने रखा है तो ऑप्शन भी मैंने ऐसे सेलेक्ट किए हैं कि कुछ एडिशनल पोर्ट जो कि चर्चे में थे ये मैं आप लोगों को समझा सकूं। तो ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है जिसकी लोकेशन श्रीलंका में कुछ यहाँ स्थित है, ये 99 साल के लिए चाइना के अधिकार में है, यानी कि है तो श्रीलंका का, लेकिन 99 साल के लिए चाइना के क्षेत्राधिकार में ये आ गया है। अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं जिसका 22वां संस्करण है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया गया है। इसमें पार्टिसिपेट करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट है जो ये अनाहत सिंह बनी है। ये 9th क्लास में पढ़ती है, मतलब 14-15 साल इनकी उम्र है, ज्यादा है भी नहीं। तो इसमें ये भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कर रही सबसे कम उम्र की एथलीट है, स्क्वैश से ये रिलेटेड है। ठीक है, वैसे यदि आप रिलेट करोगे तो इसी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला गोल्ड दिला दिया है वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने। अब बाकी के दो ऑप्शन भी आप रिलेट कर पाओ यदि, तो ये दोनों नाम ना
ये टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड है। टोक्यो ओलंपिक का कंप्लीट वीडियो हालांकि मैंने प्रोवाइड कराया है, आप लोग बता देती हूँ। अभी जो टोक्यो ओलंपिक संपन्न हुए थे, समर ओलंपिक थे, जापान की राजधानी टोक्यो में संपन्न हुए। इसमें ना सबसे कम उम्र की जो एथलीट शामिल हुई थी, इनकी उम्र 11-12 साल की थी। नाम था हेंड जाजा। किस कंट्री से बिलोंग करती हैं ये? सीरिया से बिलोंग करती हैं, और ये टेबल टेनिस से रिलेटेड थी। तो इस बार के टोक्यो ओलंपिक में शामिल सबसे कम उम्र की जो खिलाड़ी है, सबसे कम उम्र की एथलीट, ये बनी सीरिया की हेंडजाजा। सबसे अधिक उम्र की यानी कि 66 उम्र की जो एथलीट शामिल हुई, ये ऑस्ट्रेलिया से थी। 66 साल इनकी उम्र थी, और ये हॉर्स राइडिंग, घुड़सवार भी आप कह सकते हैं, इससे ये रिलेटेड थी। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के 55 किलोग्राम की कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में भारत को सिल्वर मेडल दिला दिया है संकेत महादेव सरगर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैटेगरी तो वैसे नहीं पूछी जाती है, लेकिन इन्होंने स्नैच प्रतिस्पर्धा में 123 किलोग्राम का भार उठाया। टोटल उन्होंने 248 किलोग्राम का वजन उठा करके भारत को सिल्वर मेडल दिला दिया है। बजरंग पुनिया ये तो पहलवानी से रिलेटेड है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नीरज चोपड़ा ये भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ये इस बार के कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। भाला फेंक से रिलेटेड है, इनके सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। मनप्रीत सिंह, ये हॉकी से रिलेटेड है ना। अभी जो टोक्यो ओलंपिक शुरुआत हुई जिसकी, तो इसके उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक पीवी सिंधु थी और मनप्रीत सिंह थे। अभी टोक्यो ओलंपिक में भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जिसमें कि मनप्रीत सिंह भी शामिल थे। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोली, जो कि 4 दिवसीय भारत के दौरे पर आए हैं? तो मालदीव के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली, ये 4 दिन के भारत के दौरे पर हैं। 1 से 4 अगस्त तक इनकी हाई कमीशन की टीम है जो कि भारत के दौरे पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि हाल ही में बनी है भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, और वैसे प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति है। तो इनसे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे इब्राहिम मोहम्मद सोली। और देखो, जो मालदीव है ना, उसकी जो स्वतंत्रता की मान्यता है, 1965 में भारत ने इसे मान्यता दी थी। और देखा जाए ना, तो भारत और मालदीव के संबंध भी अच्छे हैं। मालदीव के आप लोगों को याद होगा अब्दुल्ला साहिद, अब्दुल्ला साहिद, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो भारत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रखने के लिए, मतलब भारत का एक पक्षधार भी है, क्योंकि भारत का ऐसा सहयोगी राष्ट्र जो जिसने कि भारत को हमेशा से ही सपोर्ट किया है, उसका कोई व्यक्ति यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कार्यरत है, तो भारत का भी पक्ष यहाँ से मजबूत बन जाता है। 1981 में भारत और मालदीव के बीच में एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, और 2021 तक $300 मिलियन का आंकड़ा दोनों देशों के जो ट्रेड है इसने पार कर लिया है। भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इसमें मालदीव का विशेष स्थान है। इंडिया के नक्शे में मालदीव की लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। इसकी कैपिटल माले है, करेंसी रुपया हो जाएगी। दोनों देशों के बीच में एक्सरसाइज का भी आयोजन होता है, इकोवरिन एक्सरसाइज, जो कि भारत और मालदीव के बीच में होती है। मालदीव में जिस तरह के वाटर विला हैं, पानी के बीच जैसे विला बनाए गए हैं सेलिब्रिटी लोग जहाँ जाते हैं, तो इसी तरह के वाटर विला भारत के लक्षद्वीप में भी बनने हैं। इसके लिए मालदीव और भारत के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर है जो कि किए गए हैं। श्रीलंका के रिसेंटली राष्ट्रपति कौन बने हैं? रनिल विक्रमसिंघे। ये रनिल विक्रमसिंघे वही है जो कि पहले यहाँ के प्रधानमंत्री थे, अब राष्ट्रपति बने हैं। और अब श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धने। नेपाल के जो प्रेसिडेंट है ये कौन हो जाएंगे? विद्या देवी भंडारी, क्योंकि क्वेश्चन मैंने प्रेसिडेंट का ही रखा है ना। और भूटान के कौन हो जाएंगे? लौतोय शेरिंग। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी? तो खुशी की बात यह है कि एशिया की सबसे अमीर महिला और सबसे अमीर पुरुष दोनों ही भारत के हैं। गौतम अडानी के बारे में तो काफी बार मैंने डिस्कशन किया है। सबसे अमीर महिला के बारे में यदि मैं बात करूं, तो जो सावित्री जिंदल हैं, जो कि जिंदल समूह के संस्थापक थे, ओपी जिंदल, इनकी पत्नी है। इनकी संपत्ति 11.3 अरब डॉलर की है। इसी के साथ ही एशिया की सबसे धनवान महिला बन गई हैं।
ठीक है। दुनिया के सबसे अमीर अरबपति महिलाओं की लिस्ट में सावित्री जिंदल 164वें स्थान पर है। तो एशिया में टॉप पर है। इसके बाद फिर चाइना की दो महिलाओं का नाम आता है। वैसे मैंने आप लोगों को भारत की सबसे धनवान महिला बताया था। सावित्री जिंदल का डिस्कशन तो बाद में आया, ये तो मैंने कुछ दिन पहले आपको बता दिया था कि जो रोशनी नाडार है, एससीएल की चेयरमैन, मतलब एससीएल कंपनी के जो संस्थापक थे शिव नाडार, इनकी बेटी। इसके बाद नायका की संस्थापक और सीईओ फाल्गुनी नायर दूसरे स्थान पर, बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शॉ तीसरे स्थान पर रही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज से रिलेटेड है। भारत और किस देश की सेना के बीच में विम्बेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया? तो वी से वियतनाम, आई से इंडिया। वियतनाम और इंडिया की सेना के बीच में विम्बेक्स एक्सरसाइज का आयोजन है जो कि ये किया गया है। इसका एडिशन है तीसरा, हरियाणा में शुरू हुआ है। तो इंडिया के नक्शे में यदि आप देखोगे तो इधर म्यांमार, फिर थाईलैंड, फिर इधर कंबोडिया और फिर ये है वियतनाम, जिसकी कैपिटल हो जाएगी हनोई, करेंसी हो जाएगी वियतनामी डोंग। ठीक है। सबसे लंबा कांच के पुल का उद्घाटन अभी हाल ही के दिनों में इसी वियतनाम में किया गया है। एक एक्सरसाइज मैंने कल आप लोगों को याद कराई थी, वैसे एक और आप रिलेट कर लो जो कि भारत और ओमान के बीच होती है। नसीम अल बहर, सिंगापुर के बीच में एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, सिम्बेक्स एक्सरसाइज। म्यांमार, तो आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, इम्बेक्स एक्सरसाइज। भारत म्यांमार के बीच में कुछ इस तरह भी रिलेट किया जा सकता है। विश्व स्तनपान वीक यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अगस्त के बीच में ये जो वीक है ये मनाया जाता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुल शिशुओं में से लगभग 60% को ही 6 महीने तक जरूरी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिल पाती। मतलब कहा जाता है कि किसी भी शिशु के लिए उसकी माता का जो दूध है ये स्टार्टिंग के 6 महीने के लिए जरूरी होता है, लेकिन यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि 60% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं मिल पाता है ना। या आप कहें कि महिलाएं कुछ ज्यादा मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रही है, जिसके कारण बच्चों को इस सुविधा से वंचित रहना पड़ता है कि उन्हें ये ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिल पाती है। इस बार की थीम थी स्तनपान शिक्षा और सहायता के लिए कदम बढ़ाएं। अगस्त में वैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डे मनाए जाने हैं अभी तो। 3 अगस्त है आज। फिर अगस्त में जैसे आपका स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाएगा, भाला फेंक दिवस, आपका इंडिपेंडेंस डे भी आएगा। आगे आगे जैसे डिस्कशन आएगा तो वो हम कवर करेंगे। आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? अतिरिक्त क्यों कह रही हूँ? क्योंकि पहले आईटीबीपी का प्रभार संभाल रहे थे संजय अरोड़ा, है ना। लेकिन संजय अरोड़ा, इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में की गई है, जिसके बाद से ये पद खाली है। और अभी हाल ही में जो SL थाउसन है ये आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। ठीक है। कुलदीप सिंह ये सीआरपीएफ के हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के। पंकज कुमार बीएसएफ के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। तो एसएसबी के जो महानिदेशक थे SL थाउसन, ये अब सॉरी आईटीबीपी का एडिशनल चार्ज है जो कि ये संभालेंगे। आईटीबीपी की जो स्थापना है ये भारत चाइना युद्ध के बाद की गई थी 1962 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएगा। मैंने कल आप लोगों से पूछा था 44वां शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन कर रहा है? राइट आंसर चेन्नई था। आज के लिए सवाल है आपका, भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है? ये तो बताना है। अभी कितने शामिल हो गए हैं और कितने शामिल होने के बाद कितनी हो गई है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।